नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, विभागीय खाते। कुछ संगठन इस प्रकार के होते हैं जहां पर विभागों में काम किया जाता है। अलग अलग विभाग होते हैं और उन विभागों में जो है कार्य संपादित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि X, Y और Z ये तीन विभाग हैं। अब ये जो तीन विभाग हैं ये प्रक्रिया के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि एक विभाग दूसरे विभाग के सहायक के रूप में काम कर सकता है। X विभाग जो है बाहर से सप्लायर से कच्चा माल क्रय करता है और उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके और जो माल तैयार करता है वो Y विभाग को ट्रांसफ़र कर देता है। Y विभाग द्वारा जो माल X विभाग से ट्रांसफ़र हुआ है उस माल पर कुछ प्रक्रिया करके और माल तैयार करके Z विभाग को ट्रांसफ़र कर देता है। और जो Z विभाग है वो Y विभाग से जो माल प्राप्त हुआ है उस पर कुछ प्रक्रिया करके आगे कार्य करके जो है जो तैयार माल है वो बाहर मार्केट में कस्टमर्स को सप्लाई कर देता है। तो इस प्रकार से जो ये तीनों विभाग हैं एक दूसरे के सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो कार्य है वो एक प्रक्रिया के रूप में हो रहा है और उन तीनों विभाग किसी एक कंपनी से संबंधित है, किसी एक संस्था से संबंधित है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। दूसरा प्रकार, अब एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जहां पर तीन विभाग हैं और ये तीनों विभाग जो है अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे के सहायक के रूप में काम नहीं करते, यहां पर प्रक्रिया के रूप में काम नहीं हो रहा। मान लीजिए कि ये एक संस्था है, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और यहां पर X, Y और Z तीन विभाग हैं। इन तीनों विभागों द्वारा जो है अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाते हैं, अलग अलग उत्पाद का विक्रय किया जाता है। ये जो तीनों विभाग है एक दूसरे के सहायक के रूप में काम नहीं करते। मान लीजिए कि जो X विभाग है, X विभाग द्वारा जो है फुटवेयर की बिक्री की जाती है। Y विभाग जो है वो कपड़ों की बिक्री करता है, क्लोथ्स की बिक्री करता है। और जो Z विभाग है उसके द्वारा जो राशन का सामान है, ग्रोसरी, उसकी बिक्री की जाती है। तो पहली स्थिति में हमने देखा था कि तीनों विभाग एक दूसरे के सहायक के रूप में काम कर रहे थे, एक प्रक्रिया के रूप में काम हो रहा था। X विभाग जो उत्पाद तैयार कर रहा था वो Y को ट्रांसफर कर रहा था, फिर Y विभाग कुछ X विभाग से जो माल प्राप्त हो रहा था उस पर कुछ प्रक्रिया करके Z को ट्रांसफर कर रहा था और Z द्वारा जो है अंतिम उत्पाद बनाकर बाहर मार्केट में बेचा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी स्थिति की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर तीनों विभाग अलग अलग उत्पाद बेच रहे हैं। X के द्वारा फुटवेयर बेचा जा रहा है, Y के द्वारा क्लोथ्स और Z के द्वारा ग्रोसरी। तो ये दो स्थितियाँ हो सकती है, दो प्रकार की जो है संरचना हो सकती है किसी भी संगठन की। तो इन विभागों का कुल मिलाकर जो लाभ हानि है वो जो है व्यापार की वास्तविक लाभ हानि कहलाती है। इन तीनों विभागों की लाभ हानि के आधार पर ही, इन तीनों विभागों की जो कुल लाभ हानि है उसके आधार पर ही जो है संस्था की व्यापार की वास्तविक लाभ हानि ज्ञात की जाती है। है उन विभागों की जो लाभ हानि है उसको मिलाकर ही जो है संस्था की लाभ हानि ज्ञात की जाती है। लेकिन साथ ही साथ प्रत्येक विभाग की लाभ अथवा हानि की स्थिति ज्ञात करना भी आवश्यक है। ये देखा जाना चाहिए कि विभागों द्वारा कितना लाभ कमाया जा रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि किसी विभाग द्वारा हानि उठाई जा रही है। तो इसके लिए प्रत्येक विभाग के लिए विभाग से संबंधित लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है जिसको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं जिससे जो है विभाग की स्थिति का पता चले। और प्रत्येक विभाग के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हीं को विभागीय खाते कहते हैं। तो विभाग की लाभ हानि की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसको विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि
खाता कहते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रत्येक विभाग की लाभ अथवा हानि की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है, जो खाते तैयार किए जाते हैं उनको विभागीय खाते कहते हैं, और जो खाता तैयार किया जाता है उसको विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता कहते हैं। तो प्रत्येक विभाग के लिए लाभ हानि की स्थिति ज्ञात की जाती है। हो सकता है कि कोई विभाग हानि की स्थिति में हो तो हानि के कारणों का पता लगाया जाएगा और उन कारणों के निवारण के लिए उपाय किए जाएंगे। अगर उन कारणों का निवारण नहीं हो पा रहा है, व्यवसाय जो विभाग है वो लगातार हानि की स्थिति में बना हुआ हो सकता है, तो प्रबंधक ये निर्णय ले सकते हैं कि भविष्य में ऐसे विभाग का संचालन नहीं किया जाए, ऐसे विभाग को बंद कर दिया जाए। मान लीजिए कि XYZ लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा कुल मिलाकर 50,000 रुपए के लाभ कमाए जा रहे हैं। तीनों विभागों के द्वारा मिलाकर जो है 50,000 रुपए के लाभ कमाए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि X विभाग द्वारा 40,000 का लाभ कमाया जा रहा है, Y विभाग के द्वारा 20,000 का लाभ कमाया जा रहा है और Z विभाग के द्वारा 10,000 रुपए की हानि उठाई जा रही है। तो जब हमने तीनों विभाग का कुल मिलाकर जब लाभ हानि खाता तैयार किया, XYZ लिमिटेड के लिए जब लाभ हानि खाता बनाया, तो XYZ लिमिटेड का लाभ हानि खाता दिखा रहा है 50,000 रुपए का लाभ, यानी कि XYZ लिमिटेड जो कंपनी है वो अच्छी स्थिति में है, वो लाभ कमा रही है। विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया जाता तो हम ये पता नहीं लगा सकते थे कि कौन सा विभाग लाभ कमा रहा है और कौन सा विभाग हानि की स्थिति में है। तो जब विभागीय लाभ हानि खाते तैयार किए जाते हैं तो ये पता चल जाता है कि विभागों की लाभ अथवा हानि की स्थिति क्या है। तो जब हमने संयुक्त रूप से लाभ हानि खाता बनाया तो देखा कि 50,000 रुपए का लाभ कमा रहा है, लेकिन जब हमने विभागीय लाभ हानि खाते तैयार किए, विभागीय खाते तैयार किए, तो ये पाया कि Z विभाग द्वारा जो है हानि उठाई जा रही है। तो यहाँ पर 10,000 रुपए की हानि Z विभाग द्वारा उठाई जा रही है। हानि के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो कारण है उनके निवारण के लिए उपाय किए जाएंगे, और अगर कारणों का निवारण नहीं हो पाता तो हो सकता है कि भविष्य में इस विभाग को बंद कर दिया जाए। अब जब विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाया जाता है तो एक समस्या उत्पन्न होती है, वो होती है व्ययों के बंटवारे की। व्ययों के बंटवारे की समस्या उत्पन्न होती है। जो व्यय हैं उनको हम 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यय। ऐसे व्यय प्रत्यक्ष रूप से विभाग से संबंधित होते हैं। तो जो प्रत्यक्ष व्यय हैं इनके संबंध में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती, इनके लिए बंटवारे की समस्या उत्पन्न नहीं होती। ये जो व्यय हैं ये जो है विभाग से संबंधित होते हैं। कि जो कर्मचारी है उनको जो वेतन चुकाया जाता है वो X विभाग के लिए प्रत्यक्ष व्यय है। तो जो X विभाग के कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाएगा उस वेतन में किसी प्रकार के बंटवारे की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, वो खर्चे प्रत्यक्ष रूप से X विभाग से संबंधित खर्चे हैं। दूसरा है बांटे जाने योग्य व्यय। ये संयुक्त व्यय होते हैं। इन्हें किसी न किसी आधार पर विभागों में बांटा जा सकता है। दूसरे कुछ खर्चे बांटे जाने योग्य होते हैं। ये खर्चे संयुक्त व्यय होते हैं, कंबाइंड होते हैं। मान लीजिए कि जो ये विभाग हैं X, Y और Z, ये तीनों विभाग एक ही बिल्डिंग में हैं और इस बिल्डिंग, अगर ये बिल्डिंग किराए पर ली गई है तो जो भवन का किराया है
मान लीजिए कि ये भवन खुद का है, ये बिल्डिंग खुद की थी, तीनों विभाग जिसमें कार्यरत हैं, तो भवन का मूल्यह्रास, इस बिल्डिंग के संबंध में अगर कोई बीमा करवाया गया है तो भवन का बीमा, अगर इस भवन के संबंध में जहां पर ये तीनों विभाग कार्यरत हैं, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की मरम्मत करवाई गई, भवन के मरम्मत व्यय। तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं जहां पर ये तीनों विभाग कार्यरत हैं इस बिल्डिंग में, इस भवन में, तो ये खर्चे, भवन का किराया, भवन का मूल्यह्रास, भवन का बीमा, भवन के मरम्मत व्यय, इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो खर्चे संयुक्त व्यय हैं। ये तीनों विभागों के लिए संयुक्त है। इन खर्चों को बांटा जा सकता है और ये जो संयुक्त व्यय है इन्हें किसी न किसी आधार पर विभागों में बांटा जा सकता है। तो हमको ऐसे खर्चे जो संयुक्त खर्चे हैं इनको बांटने के लिए कोई उचित आधार का निर्धारण करना होता है। तो जो भवन से संबंधित जो किराया है, मूल्यह्रास है, या फिर हो सकता है इस बिल्डिंग में जो साफ सफाई है, भवन की साफ सफाई का खर्चा, तो ये जो खर्चे हैं जो संयुक्त खर्चे हैं, इन खर्चों के लिए कोई आधार हमको निर्धारित करना होता है और इन खर्चों को हम घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर बांट सकते हैं। तो ये जो खर्चे हैं, इन खर्चों के बंटवारे का, इन खर्चों को जो विभाजित किया जाएगा उनका आधार हम ले सकते हैं घेरा गया क्षेत्रफल, कि एक्स विभाग द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया था, वाई विभाग द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया और जेड विभाग द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया। इसको बोलते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड, कि कितना स्पेस या कितना एरिया ऑक्यूपाई किया गया है, इसके आधार पर इन खर्चों को बांट सकते हैं। इस प्रकार से कुछ खर्चे बिक्री के आधार पर बांटे जा सकते हैं, कुछ खर्चों को बांटने के लिए बिक्री को आधार बनाया जा सकता है, जैसे विज्ञापन व्यय है। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है या जो कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये अगर विज्ञापन करती है अपनी कंपनी का, तो विज्ञापन से संबंधित व्यय को तीनों में बांटा जाना है और जो विज्ञापन से संबंधित व्यय है इनको बिक्री के आधार पर बांटा जा सकता है, क्योंकि विज्ञापन व्यय बिक्री से संबंधित होते हैं। जो गाड़ी भाड़ा है, बिक्री के संबंध में जो गाड़ी भाड़ा है उसको भी बिक्री के आधार पर बांटा जा सकता है। मान लीजिए कि तीनों विभाग से कोई माल एक ही ट्रक में लोड होके कस्टमर के पास जाता है। अगर किसी कस्टमर ने फुटवेयर, क्लोथ्स या ग्रोसरी मंगवाई है और तीनों को एक ही साथ भेजा गया, तो जो गाड़ी भाड़ा है उसको बिक्री के आधार पर बांटा जा सकता है। कुछ खर्चे इस प्रकार से क्रय के आधार पर बांटे जा सकते हैं, जो क्रय का कमीशन है या फिर जो क्रय के संबंध में जो गाड़ी भाड़ा दिया है उसको क्रय के आधार पर, परचेज के आधार पर बांटा जा सकता है। तो जब हम विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाते हैं, विभागीय खाते बनाते हैं, तो एक जो समस्या आती है वो आती है व्ययों के बंटवारे की। तो जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो विभाग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, इसलिए इनके संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। प्रत्यक्ष खर्चों को जो है सीधा का सीधा संबंधित विभाग के जो व्यापार एवं लाभ हानि खाते में दर्शा दिया जाता है। दूसरे हैं बांटे जाने योग्य व्यय। इन खर्चों को किसी आधार पर बांट दिया जाता है। ये आधार या तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा तो एक कॉमन सेंस के आधार पर इन खर्चों को बांटना होता है, या फिर अगर क्वेश्चन में कोई आधार नहीं दिया गया तो सभी खर्चों को बिक्री के आधार पर बांट दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार का हिंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्पष्ट रूप से कोई आधार नहीं दिया गया है, तो जो विभाजन योग्य खर्चे हैं, जो बांटे जाने योग्य खर्चे हैं, उनको बिक्री के आधार पर बांट दिया जाता है। तीसरा है वह जिनको बांटा नहीं जा सकता। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको बांटा नहीं जा सकता, यानी कि ये खर्चे किसी भी विभाग से संबंधित नहीं होते हैं। जैसे आयकर, इनकम टैक्स है, संचालकों की फीस है, पूंजी पर ब्याज,
ऋण पत्रों पर ब्याज, लाभांश, कोई रिजर्व में, संचय में हस्तांतरण किया गया है। तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं जिनको बांटा नहीं जा सकता, यानी कि ये खर्चे किसी विभाग से संबंधित नहीं होते, उनके लिए कोई उचित आधार भी तय नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जाता है कि पहले प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाया जाता है, और फिर जो विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता द्वारा जो लाभ अथवा हानि दिखाया जाता है उसको सामान्य लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता प्रत्येक विभाग के संबंध में लाभ अथवा हानि की स्थिति को दर्शाता है। तो प्रत्येक विभाग द्वारा जो लाभ अथवा हानि ज्ञात किया गया है उसको सामान्य लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और साथ ही साथ ऐसे व्यय जिनको बांटा नहीं जा सकता उनको भी सामान्य लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य लाभ हानि खाता जो है वो व्यापार की लाभ अथवा हानि की स्थिति दिखाता है, व्यापार से संबंधित लाभ अथवा हानि दर्शाता है। विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता विभागों के संबंध में लाभ अथवा हानि दर्शाता है, और जो सामान्य लाभ हानि खाता है वो व्यापार के संबंध में लाभ अथवा हानि की स्थिति को दर्शाता है। तीसरा, चिट्ठा बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये बैलेंस शीट पूरे व्यवसाय के लिए एक ही बनाई जाती है, और जो बैलेंस शीट है, जो चिट्ठा है, वो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति दर्शाता है कि क्या दायित्व है किसी एक तिथि को, व्यवसाय के क्या दायित्व हैं और कितनी व्यवसाय के पास संपत्तियां हैं। तो इस प्रकार से जो विभागीय खाते हैं उसमें 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता जो प्रत्येक विभाग की लाभ हानि की स्थिति दर्शाते हैं, और सामान्य लाभ हानि खाता जो पूरे व्यवसाय की, संपूर्ण व्यवसाय की लाभ अथवा हानि की स्थिति को दर्शाता है, और जो चिट्ठा जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को, आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने विभागीय खातों से संबंधित परिचय पढ़ा है। अगली क्लास में हम इससे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।